This video is based on real events and publicly available sources. It is created for education and awareness only, and does not promote violence or crime. Some viewers may find it disturbing. हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विशाल और स्वागत है आपका हमारे चैनल क्लिपमेट स्टोरी पर। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, आपका टेक्स्ट उसी तरह रखा है, सिर्फ नंबर्स को हिंदी उच्चारण में और इंग्लिश वर्ड्स को हिंदी में बदला गया है। बात 2008 की है। भारत से एक 24 साल की लड़की हजारों सपने लेकर अमेरिका नौकरी करने जाती है। बहुत कम समय में ही टैलेंट के दम पर वह अपनी एक अलग पहचान बना लेती है। लोग इसे फ्यूचर स्टार तक कहने लगते हैं। लेकिन एक रात लेट नाइट पार्टी के दौरान अचानक सब कुछ एक झटके में खत्म हो जाता है और अपने पीछे सैकड़ों अनसुलझे सवाल छोड़ जाता है। सबूत और सस्पेक्ट होते हुए भी पुलिस 9 सालों तक हाथ मलती रहती है। यहाँ हम अर्पणा जिनागा केस की बात कर रहे हैं। तो आखिर अर्पणा जिनागा कौन थी? उनके साथ क्या कुछ हुआ? वो भारत से अमेरिका कैसे पहुंची? इनका गुनहगार कौन था और उनके गुनहगार के साथ क्या कुछ हुआ? चलिए जानते हैं सब कुछ डिटेल से इस वीडियो में। इस केस में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन और अदालत की कार्यवाही पर कई गंभीर सवाल उठे थे। इस केस की सबसे अहम किरदार है अर्पणा जिनागा। अर्पणा का जन्मदिन 8 नवंबर 1984 को भारत के हैदराबाद में हुआ था। उनके पिता का नाम प्रोफेसर डॉक्टर BC जनागा है। BC जनागा जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। साथ ही वह इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी बने थे। अर्पणा बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में काफी तेज थी। साथ ही खेलकूद में भी वह हमेशा काफी आगे रहती थी। शुरुआती पढ़ाई इन्होंने लोकल लेवल पर ही की थी। इंटरमीडिएट इन्होंने नालंदा जूनियर कॉलेज के PHP कॉलोनी से की थी। यहाँ वह कॉलेज टॉपर रही थी। अपनी इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी करने के बाद वह इंजीनियरिंग की फील्ड में अपना करियर बनाने का फैसला करती हैं। इसलिए इनका एडमिशन इंजीनियरिंग के लिए VR विज्ञाना ज्योति इंस्टीट्यूट में करवा दिया जाता है। इस कॉलेज में भी वह टॉपर रहते हुए अपने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करती हैं। फिर अपनी मास्टर्स डिग्री हासिल करने के लिए अपने पिता के सजेशन पर अमेरिका जाने का फैसला करती हैं। सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद इनका एडमिशन न्यू जर्सी के रेटगर्स यूनिवर्सिटी में हो जाता है। यहाँ से वह 2007 में इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में मास्टर्स डिग्री हासिल कर लेती हैं। मास्टर्स डिग्री हासिल करने के बाद अर्पणा नौकरी की तलाश में लग जाती हैं। बहुत जल्द उनकी तलाश पूरी भी हो जाती है। अमेरिका की ही एक मशहूर कंपनी EMC कॉरपोरेशन में सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर के पद पर नौकरी मिल जाती है। नौकरी मिलने के साथ ही उनका ठिकाना भी बदल जाता है। अब वह रेडमंड वॉशिंगटन में आकर रहने लगती हैं। यहाँ उनका ठिकाना वैली व्यू अपार्टमेंट का फ्लैट नंबर 8946 बनता है। इस नौकरी में अर्पणा का काफी मन लगता है। वह मेहनत से काम करना शुरू कर देती हैं। इस मेहनत के बल पर ही उन्हें नौकरी ज्वाइन करने के सिर्फ 7 महीनों के अंदर प्रमोशन भी मिल जाता है। प्रमोशन के बाद वह कंपनी में लीड प्रोग्रामर बन जाती हैं। एक तरफ नौकरी में इन्हें जबरदस्त तरक्की मिल रही थी, तो दूसरी तरफ इनकी पर्सनल लाइफ भी काफी अच्छी चल रही थी। अर्पणा स्वभाव की बहुत अच्छी थी। इनके बातचीत करने का अंदाज काफी अच्छा था। इस कारण जो भी इनसे मिलता था इनका दोस्त बन जाता था। इसके अलावा सोशल वर्क के क्षेत्र में भी वह काफी एक्टिव रहती थी। यही वजह थी कि उन्होंने रेडमंड फायर डिपार्टमेंट को बतौर वॉलंटियर ज्वाइन किया था, जहां वह छुट्टी के दिनों में जाया करती थी। इसके अलावा वह बेसहारा जानवरों के लिए काम करने वाली गैर सरकारी संस्था के साथ भी मिलकर काम करती थी। समय मिलने पर मार्शल आर्ट और ताइक्वांडो की भी प्रैक्टिस किया करती थी। इतना ही नहीं, इन्हें मोटरसाइकिल का भी काफी शौक था और इस शौक के लिए उन्होंने एक स्थानीय मोटरसाइकिल क्लब को भी ज्वाइन किया हुआ था। कुल मिलाकर महज 24 साल की उम्र में अर्पणा अपनी ड्रीम लाइफ जी रही थी। लेकिन उनकी इस बिंदास और कामयाब लाइफ को किसी की नजर लगती है और उनके साथ कुछ ऐसा होता है जिसे सुनकर हर कोई चौंक जाता है। यह 31 अक्टूबर 2008 का दिन था। इस दिन पूरी दुनिया में हैलोवीन मनाया जाता है। इस मौके पर लोग बड़ी बड़ी पार्टियां भी करते हैं। नौकरी ज्वाइन करने के बाद अर्पणा की यह पहली हैलोवीन थी। वह इसे ग्रैंड बनाने का फैसला करती हैं। इस सिलसिले में अपने अपार्टमेंट में रहने वाले पड़ोसियों से भी बात करती हैं और इस दिन एक बड़ी पार्टी रखने का फैसला करती हैं। 31 अक्टूबर को वह समय पर ड्यूटी पर जाती हैं। काम के दौरान वह अपने साथियों से बताती हैं कि जिस अपार्टमेंट में वह रह रही हैं वहाँ एक बड़ी हैलोवीन पार्टी रखी गई है और इस पार्टी के लिए वह बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। काम खत्म करने के बाद दोपहर के समय घर लौटते हुए अर्पणा बाजार से कुछ सजावट का सामान भी खरीदती हैं। वह अपने लिए लिटिल रेड राइडिंग हुड की पोशाक खरीदती हैं। यही वह इस पार्टी के दौरान पहनने वाली थी। पूरी तैयारी के बाद आखिरकार रात के लगभग 8 बजे से पार्टी शुरू होती है। लोग जमा होना शुरू हो जाते हैं। इस पार्टी को अपार्टमेंट में रहने वाले कई लोगों ने मिलकर आयोजित किया था। इस कारण इसमें ज्यादातर मेहमान ऐसे थे जो एक दूसरे से परिचित नहीं थे, बल्कि इसी पार्टी में पहली बार मिल रहे थे। रात के 11 से 1 बजे तक इस पार्टी में लगभग 50 से 60 लोग जमा हो जाते हैं। सभी लोग अपनी अलग अलग पोशाक के साथ संगीत, पेय और नृत्य में खो जाते हैं। इसी बीच कुछ लोगों में किसी बात को लेकर झगड़ा भी हो जाता है। इस कारण थोड़ी देर के लिए पार्टी रोकनी पड़ती है।
लेकिन फिर झगड़ा करने वाले लोगों को पार्टी से बाहर कर दिया जाता है और पार्टी फिर से शुरू हो जाती है। वैसे तो पार्टी अपार्टमेंट के तीसरे फ्लोर पर चल रही थी, लेकिन ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद फ्लैट के भी दरवाजे मेहमानों के लिए खोल दिए गए थे। जब 2 बजे के बाद पार्टी से कुछ मेहमान चले जाते हैं तो कुछ लोग पार्टी के लिए अपार्टमेंट के निचले हिस्से में आ जाते हैं और वहीं एक फ्लैट के अंदर बैठकर बातचीत करने लगते हैं। लगभग 2 बजे के आसपास अर्पणा भी ग्राउंड फ्लोर पर ही आ जाती हैं। यहाँ वो थोड़ी देर अपने दोस्तों और जान पहचान वालों से मिलती हैं। जब सुबह के लगभग 3 बजे बज जाते हैं तब अर्पणा ग्राउंड फ्लोर वाले फ्लैट से निकलकर 3rd फ्लोर पर आ जाती हैं और अपने फ्लैट के अंदर जाने लगती हैं। इस दौरान अर्पणा 3rd फ्लोर पर ही किसी लड़के से बात करती हुई भी दिखाई देती हैं, फिर अपने कमरे में चली जाती हैं। अब यहाँ से कहानी में ट्विस्ट आना शुरू होता है। अर्पणा जब से अमेरिका आई थी वह कभी भी भारत में अपने घर पर फोन करना नहीं भूलती थी। हमेशा की तरह 1 नवंबर 2008 को भी, यानी पार्टी के अगले दिन, अर्पणा के परिवार वाले उसके फोन कॉल का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन उन्हें कोई फोन नहीं आता है। पहले तो परिवार वाले सोचते हैं कि शायद पिछली रात की पार्टी की थकान की वजह से वह सो रही होगी, इसलिए वह लोग कुछ देर बाद बेटी से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार भी वह कामयाब नहीं हो पाते हैं। पूरा दिन इसी प्रयास में निकल जाता है, लेकिन अर्पणा से संपर्क नहीं हो पाता है। अगले दिन यानी 2 नवंबर को भी अर्पणा से संपर्क करने की कोशिश जारी रहती है, लेकिन कामयाबी नहीं मिलती है। इसी बीच अर्पणा के पिता उसके साथ काम करने वाले उसके सहयोगी को फोन करके जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। तब उन्हें ऑफिस के दूसरे स्टाफ बताते हैं कि अर्पणा तो 2 दिन से ऑफिस भी नहीं आई है। अब परिवार वालों को बहुत ज्यादा चिंता होने लगती है, इसलिए वह अमेरिका में ही रहने वाले अपने कुछ करीबी लोगों से बात करते हैं और उनसे कहते हैं कि वह वैली व्यू अपार्टमेंट में जाकर देखें कि अर्पणा कहाँ है। जिसे अर्पणा के अपार्टमेंट पर भेजा गया था वह असल में अर्पणा के पिता का पुराना छात्र था, जो अमेरिका में फिलहाल एक कॉलेज में प्रोफेसर बन गया था। इनका नाम जयराम था। जयराम फिलहाल सिएटल में रह रहे थे। अर्पणा के पिता की रिक्वेस्ट पर वह 3 नवंबर की सुबह लगभग 9 बजे वैली व्यू अपार्टमेंट पहुंचकर अर्पणा के फ्लैट की तरफ बढ़ते हैं। इसी फ्लोर पर उन्हें कैमरन जॉनसन नाम का एक लड़का मिलता है। जयराम कैमरन जॉनसन से अर्पणा के बारे में पूछते हैं। जवाब में वह कहता है कि अर्पणा इसी फ्लोर पर रहती है और वह उसे अच्छे से जानता भी है। फिर दोनों अर्पणा के फ्लैट की तरफ बढ़ते हैं। वहां पहुंचकर जयराम पहले तो डोरबेल बजाते हैं। जब अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता है तो वह दरवाजा खटखटाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही जयराम का हाथ दरवाजे से लगता है वह अचानक से खुल जाता है। दरवाजा खुलने की वजह यह थी कि दरवाजे का लॉक अंदर से पहले से ही टूटा हुआ था। दरवाजा खोलते ही जो नज़ारा उन्हें दिखाई देता है वह हिला देने वाला होता है। घर के अंदर का नज़ारा बहुत ही भयानक था। सभी चीजें इधर उधर फेंकी हुई थीं। घर के अंदर बहुत अजीब सी दुर्गंध आ रही थी। दीवार पर खून के निशान थे। कई जगह अभी भी पानी था, जिससे पता चल रहा था कि खून के निशान को धोने की भी कोशिश की गई है। सबसे पहले इन लोगों की नज़र बाथरूम पर पड़ती है, जिसका दरवाजा खुला हुआ था। बाथरूम के अंदर खून से सना एक कन्फर्ट था। जब ये लोग कमरे की तरफ बढ़ते हैं तो उन्हें बेडरूम में अर्पणा का शव दिखाई देता है। चेहरा बिल्कुल नीचे की ओर था और शरीर पर नाम मात्र का कपड़ा था। मुंह में कपड़ा फंसा दिया गया था और उसे डक्ट टेप से बंद किया गया था। हाथ भी डक्ट टेप से बंधे हुए थे। पूरे शरीर पर चोट के निशान थे। ऐसा लग रहा था कि शरीर को जलाने की भी कोशिश की गई है। कमरे से अलग अलग तरह के केमिकल्स की भी बदबू आ रही थी। अंदर का नज़ारा इतना भयानक था कि जयराम देर तक वहां नहीं रह पाते हैं और तुरंत बाहर आ जाते हैं। तुरंत इस बात की जानकारी 911 पर पुलिस को दी जाती है। तुरंत ही मौके पर पुलिस भी पहुंच जाती है। क्राइम सीन को अच्छे से सिक्योर करते हुए डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम और ऑटोप्सी रिपोर्ट से पता चलता है कि मौत गला घोटने की वजह से हुई है। कमरे से जूते का फीता भी बरामद किया जाता है। संभावना जताई जाती है कि इसी फीते से गला घोटा गया है। मौत का समय रात के 3 बजे से सुबह के 8 बजे के बीच का बताया जाता है। इसके अलावा अर्पणा से जबरदस्ती की भी पुष्टि हो जाती है। सबूत मिटाने के लिए केमिकल और ब्लीच के इस्तेमाल के सबूत भी मिलते हैं। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हुए सबूत जुटाना भी शुरू करती है। इस घटना को जिसने भी अंजाम दिया था वह बहुत ही शातिर दिमाग वाला था, इसलिए उसने घटना को अंजाम देने के बाद अर्पणा की उंगलियों को ब्लीच और बाथरूम क्लीनर से अच्छे से साफ कर दिया था, ताकि उसके नाखून में किसी तरह का डीएनए ना रह जाए। इसके अलावा अर्पणा के शरीर पर मोटर ऑयल डालकर जलाने की भी कोशिश की गई थी, ताकि पूरे सबूत ही मिट जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया था। काफी सबूत तो नष्ट कर दिए गए थे, फिर भी पुलिस वाले घर के अंदर मौजूद सामान से कई डीएनए सैंपल कलेक्ट करते हैं। साथ ही जो कुछ भी अर्पणा के शरीर पर मिला था वहां से भी सैंपल लिए जाते हैं। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस बात का पता लगाना था कि इस हैवानियत को अंजाम किसने दिया है। इसलिए पुलिस वाले इस पार्टी में शामिल होने वाले सभी लोगों की लिस्ट तैयार करवाते हैं और फिर उन सभी का डीएनए सैंपल लिया जाता है। अब इन लोगों के डीएनए सैंपल का मिलान अर्पणा के शव के आसपास या घर के अंदर मौजूद सामान पर मिले डीएनए सैंपल से किया जाता है।
यहाँ पुलिस वालों को 3 चौंकाने वाले रिजल्ट्स मिलते हैं। दरअसल इस पूरे मामले में डीएनए सैंपल ही सबसे अहम सबूत बनता है, लेकिन यहाँ पर 3 लोगों के डीएनए मैच होते हैं। पुलिस ने कुछ डीएनए के सैंपल अर्पणा के खून से सने बाथरूम और डक्ट टेप से बरामद किए थे। बाथरूम और डक्ट टेप पर मिले डीएनए सैंपल का मैच इमैनुअल फेयर नाम के एक लड़के से हो जाता है। इमैनुअल फेयर एक अफ्रीकी अमेरिकी था। इसकी बहन वैली व्यू अपार्टमेंट में ही रहती थी और उसी ने इस हैलोवीन पार्टी में फेयर को इनवाइट किया था। इस मामले में पुलिस के सामने दूसरा सस्पेक्ट कैमरन जॉनसन बनता है। इसकी वजह यह थी कि कैमरन जॉनसन अर्पणा का पड़ोसी भी था। कैमरन अर्पणा के बगल वाले फ्लैट में रहता था। इसके अलावा कैमरन का डीएनए सैंपल अर्पणा के शरीर को साफ करने के लिए इस्तेमाल किए गए मोटर ऑनेल के डब्बे पर मिला था। पुलिस को तीसरा डीएनए उस जूते के फीते से मिलता है जिसका इस्तेमाल संभावित तौर पर अर्पणा का गला घोटने के लिए किया गया था, लेकिन यह डीएनए एक तीसरे शख्स का था। यह किसका डीएनए था, वह जानने के लिए पुलिस ने मेहनत ही नहीं की। आगे की अपनी इन्वेस्टिगेशन में पुलिस वाले पाते हैं कि पार्टी वाली रात लगभग 5 बजे के आसपास तक इमैनुअल फेयर जाग रहा था और लगातार किसी से फोन पर बात भी कर रहा था। घटना घटने का संभावित समय भी यही था। दूसरी तरफ एक बात यह भी सामने आती है कि कैमरन जॉनसन ने भी 3 बजे के आसपास आखिरी बार अर्पणा को फोन किया था। इसके अलावा एक बात यह भी सामने आती है कि कैमरन जॉनसन पार्टी की अगली सुबह कनाडा भागने की भी कोशिश कर रहा था, लेकिन डॉक्यूमेंट्स ना होने की वजह से उसे बॉर्डर से वापस भेज दिया गया था। अब पुलिस इस मामले में इमैनुअल फेयर और कैमरन जॉनसन दोनों से ही पूछताछ करने का फैसला करती है। पूछताछ के आधार पर इस मामले में कैमरन जॉनसन को गवाह के तौर पर शामिल कर लिया जाता है और पुलिस इमैनुअल फेयर को प्राइम सस्पेक्ट बताते हुए गिरफ्तार कर लेती है। इमैनुअल को गिरफ्तार करने के पीछे की दलील दी जाती है कि जो डीएनए अर्पणा के बाथरूम और उसके बंधे हाथ के डक्ट टेप से बरामद हुआ है वह इमैनुअल फेयर का है। इस बात की पुष्टि ट्रू एलएलआई नाम का डीएनए सॉफ्टवेयर भी करता है। इसके अलावा इमैनुअल पर पहले से भी कुछ आपराधिक मामले दर्ज रहे थे। इमैनुअल को सस्पेक्ट बताते हुए चार्जशीट फाइल की जाती है और इस मामले में अदालत में सुनवाई शुरू होती है। सुनवाई के दौरान इमैनुअल के वकील कहते हैं कि जो डीएनए बाथरूम और डक्ट टेप से मिला है वह गलती से भी तो ट्रांसफर हो सकता है। वो दलील देते हैं कि पार्टी वाली रात काफी लोग इस फ्लैट से उस फ्लैट तक जा रहे थे। इस दौरान इमैनुअल भी अर्पणा के फ्लैट में गया होगा, इस कारण उसका डीएनए सैंपल वहां रह गया। डीएनए सैंपल मिल जाने से साबित नहीं होता कि यह हत्या इमैनुअल ने ही की है, क्योंकि वहां तो कैमरन जॉनसन और एक अन्य व्यक्ति का भी डीएनए सैंपल मिला है। इसके अलावा बचाव पक्ष के वकील की ओर से दलील दी जाती है कि इस मामले में कैमरन जॉनसन का डीएनए भी उस डब्बे से बरामद हुआ जिसका इस्तेमाल डेड बॉडी को जलाने के लिए किया गया, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार करना तो दूर की बात है, सस्पेक्ट तक नहीं बनाया बल्कि गवाह बना दिया। वकील की ओर से ट्रू एलएलआई सॉफ्टवेयर पर भी सवाल उठाए जाते हैं। इतना ही नहीं, वकील की ओर से कहा जाता है कि उस पार्टी में इमैनुअल इकलौता अफ्रीकी अमेरिकी था, इस कारण उसे टारगेट किया गया है। कुल मिलाकर लगभग अगले 9 साल तक इस मामले की सुनवाई चलती रहती है, लेकिन अदालत में साबित नहीं हो पाता है कि इमैनुअल फेयर ही अर्पणा का कातिल है। यहाँ तक कि आगे की सुनवाई में इस मामले का दूसरा सस्पेक्ट कैमरन जॉनसन गवाही देने से ही मना कर देता है। इस सुनवाई के दौरान पुलिस की लापरवाही भी सामने आती है। जिस जूते के फीते से अर्पणा का गला घोटा गया था और उस पर जिसका डीएनए मिला था, पुलिस ने उस व्यक्ति से कभी भी कोई पूछताछ नहीं की, उसे सस्पेक्ट तक नहीं बनाया गया। घर के अंदर एक और अनजान व्यक्ति का डीएनए सैंपल कई जगह से बरामद किया गया था, लेकिन वह किसका था इस बात की भी पुष्टि नहीं हो पाई। पुलिस की नाकामी के कारण पहले ट्रायल में 2017 में अदालत किसी फैसले पर नहीं पहुंच पाती है। फिर इस मामले में दूसरा ट्रायल 2019 में शुरू होता है। यहाँ बचाव पक्ष के वकील की दलीलों को सही मानते हुए इमैनुअल फेयर को 9 साल जेल में बिताने के बाद बेगुनाह बताकर रिहा कर दिया जाता है। 9 साल बाद बरी होने के बाद इमैनुअल बेगुनाह होने के बावजूद जेल में बंद करने के लिए मुआवजे के लिए पुलिस वालों के खिलाफ ही अदालत में चला जाता है। इस मामले में अदालत में आज भी सुनवाई चल रही है। कुल मिलाकर एक लड़की का बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता है, उसकी इज्जत लूटी जाती है, उसे जलाने तक की कोशिश की जाती है, लेकिन पुलिस उस दरिंदे तक नहीं पहुंच पाती या फिर साबित नहीं कर पाती कि यह दरिंदगी किसने की है। इस तरह एक मासूम लड़की जो हजारों सपने लेकर अमेरिका गई थी, बेमौत मारी जाती है और उसे इंसाफ तक नहीं मिल पाता। दोस्तों, आपके अनुसार अर्पणा का गुनहगार कौन हो सकता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।